हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्टूडेंट्स, आज जो है ये कुछ सीन चल रहे हैं हमारे मैट्रिक क्लास के साथ, एंड इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदगी की बात है। तो मसला ये आ रहा है, पाकिस्तान स्टडीज़ की जो बुक है हमारे पास, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक है। मतलब ये समझ लें जब आई थी, मतलब 2014 4 से भी पहले की बुक आई हुई थी, इन्होंने बनाई हुई थी। कोई भी चेंज नहीं है। आपको पता है 20-30 साल के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आ चुकी हैं। मुल्क की पॉपुलेशन चेंज हो गई है, लिटरेसी रेट चेंज हो गया है, न्यू नई चीज़ें आ चुकी हैं मुल्क के अंदर। देयर समथिंग न्यू। तो मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम पाकिस्तान की स्टडी कर रहे हैं और मतलब हमारे वतन की स्टडी है, तो हमारे वतन के बारे में हर बच्चे को मालूम होना चाहिए करंटली क्या चल रहा है कंट्री के अंदर। ठीक है ना? करंटली क्या लिटरेसी रेट है, कंट्री करंटली क्या अफेयर्स हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। सो ही मस्ट नो। तो हम 2000 यानी समझ लो 20 साल 25 साल पुरानी चीज़ को पढ़ रहे हैं। मतलब हम 20 साल 25 साल पुराने आगे और पीछे हो रहे हैं। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग ये चीज़ है, एंड इनको जो है एक्शन लेना चाहिए सन बोर्ड वालों को। एंड दूसरी बात ये है कि यार ये जो बुक है मैंने बहुत सारे देखे हैं, तो मतलब सही पढ़ाई नहीं जा रही बुक। मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा हार्ड बुक है, मुझे खुद इतना ज़्यादा जो है आइडिया नहीं है इस जो है बुक का। क्योंकि यार मुझे भी आई थी यूट्यूब पर रिक्वेस्ट वगैरह, यार आप जो है पीएस पढ़ाएं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो है पीएस में बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं ये मेरा सब्जेक्ट है भी नहीं। अगर मैं इसके बारे में मालूमात लूँ, बट मैं इतनी नहीं ले पाऊँगा, उस हिसाब से नहीं क्लियर कर पाऊँगा आपको वो चीज़। क्योंकि यार इसके लिए एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आपको वो जो कहानी है ना समझनी होती है, कैसे क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करनी होगी 1800 से, क्या हुआ, फिर क्यों आगे जो है मुसलमानों में आपस में बहस हुई इंडिया के और मुग़लों के बीच में, 1857 की जंग क्यों लगी, किस वजह से लगी। देन उसके बाद हमने क्या क्या की, अमेंडमेंट्स की। देन 1900 के अंदर क्या कब हुआ। देन कायदे आज़म ने ये क्यों फरमाया, जो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में क्यों दिया, फिर उसके क्यों डिक्लिनेशन हुई। फिर उसके बाद हर साल की न्यू न्यू रिपोर्ट्स उनको पता होनी चाहिए। देन वो ही बंदा एक ग्रेट पीएस आपको पढ़ा सकता है। ये जो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला दूसरा तीसरा तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है ना? तो भाई ये वो बंदा पढ़ा सकता है जिसको पहले से बहुत सारी नॉलेज होगी। ठीक है ना? तो क्या करते हैं, खाली बस ऐसे खोली बुक हमारी साईं, देन ये पढ़ा है, आइडिया ये होता है वो होता है। मतलब एक प्रैक्टिकल नहीं है, वो रट्टे वाली बात करा देते हैं यार। मतलब वो एक यानी एक माइंड में समझने वाली बात नहीं होती कि रट्टाफिकेशन नाम की चीज़ होती है, उस हिसाब से आपको रट्टा लगाया जाता है। मतलब डेडिकेशन को, कॉमन कोर्स को एक रियलिस्टिक सिचुएशन बनाकर वो नहीं प्रेजेंट करते इन चीज़ों को, पीएस को। मतलब पीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना पीएस के अंदर, कसम से बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है ये। आपको मालूमात होगी, जनरल नॉलेज होगी, कंट्री में क्या चल रहा है, एक एक चीज़ जब आपको समझ आएगी तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। और एक बात ये मैंने खुद नोट की है, बुक के अंदर कुछ ऐसे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्डिंग यूज़ की हुई है यार, खुद बंदा नहीं पढ़ सकता। कुछ टॉपिक मैंने पढ़े तो भाई इतनी हार्ड वर्डिंग थी कसम से, जो गूगल ट्रांसलेट की भी छोड़ो। मैं मरियम वेबस्टर यूज़ करता हूँ और ऑक्सफोर्ड का, तो मरियम पर मुझे जाके उस वर्ड्स की मीनिंग पढ़नी पड़ी। मतलब वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जिनकी 3-4 मीनिंग है, तो मैंने 3-4 मीनिंग पढ़ी और जुमले के साथ कंपेयर किया, यार कौन सी यहाँ पर बैठ रही है। तो यार इतनी ज़्यादा हार्ड चीज़ यार तुम बच्चों को दे रहे हो। मतलब वर्डिंग तो सबसे पहले इजी होनी चाहिए, पूरी बुक के अंदर वर्डिंग इतनी हार्ड है, बस क्या ही कहें। पुरानी बुक के कोई कसूर नहीं है, बट है तो ये मतलब एक हमें एक टास्क दिया हुआ है, ये एक बहाना नहीं है, ये कंडीशन हमको मिली हुई है। देन इट इज़ नॉट डेट कि हम इसको आर्ग्यू करें ये हार्ड है ये पुरानी है, जो कि मैं अभी आर्ग्यू कर रहा हूँ। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। द सोल्यूशन इज़ डेट कि आपको पढ़ाना है, आप लोगों ने पढ़ना है और उन्होंने आपको पढ़ाना है। तो टीचर्स क्या करते हैं, आए भाई टॉलरेंस पढ़ा दिया, इक्वलिटी पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, वो आपको रियलिस्टिक सिचुएशन से नहीं पढ़ाते, खाली बस रट्टा लगवा देते हैं। भाई कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने क्यों कहा है ये, अल्लामा इकबाल के बाद कायदे आज़म ने ये क्यों कहा, स्टेटमेंट्स उनकी क्या थी, किस बेसिस पर थी, और उनकी स्टेटमेंट्स को कितनी तरजीह की दी गई, कहाँ पर दी गई, इनके साथ किसी और ने क्या कुछ किया, मतलब इनके साथ किसी और ने दी, तो मतलब क्या। ठीक है ना? कुछ एक्सटर्नल नॉलेज वो नहीं प्रोवाइड करते। देन हमारे पास दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में चलो ये ओल्ड ओल्ड चीज़ें हमारे बताई हुई हैं, क्या क्या बंदे थे, कायदे आज़म के 14 पॉइंट, कायदे आज़म के 14 पॉइंट प्रॉपर्ली नहीं बताया हुआ। भाई क्यों दिया, क्योंकि कायदे आज़म ने रिफ्यूज़ किया नेहरू रिपोर्ट में। भाई नेहरू रिपोर्ट किसी को पता ही नहीं होती क्या होती है। नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी,
नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने दी थी साइमन कमीशन के, जो है मुझे याद है 1918 में आई थिंक 10 साल चली थी साइमन कमीशन। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा 10 साल ये चलेगी, अगर ये अच्छी रही तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देन मोतीलाल नेहरू ने कहा भाई अंग्रेज़ों की हमारा मुल्क की हमारी भी बात चलेगी, तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी। नेहरू रिपोर्ट के बाद कायदे आज़म ने जो कहा मुसलमानों के ये जो हक़ में नहीं है, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो कायदे आज़म के रिफ्यूज़ करने के बाद ही ऑलरेडी जो है ये डेड हो चुकी थी नेहरू रिपोर्ट। ये दिया, इसके 14 पॉइंट्स देख कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ मुस्लिम्स, इनके राइट्स, बिल्कुल कतई बिल्कुल, यानी वो समझाते नहीं, खाली आपको रट्टाफिकेशन, ठीक है ना। तो मैं आपको सच्ची अपनी बात बताऊं, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। कायदे आज़म के 14 पॉइंट थे, मुझे समझ नहीं आ रहे थे। एक बंदा था, मैंने उसका वीडियो देखा था, देन मुझे समझ में आए थे 14 पॉइंट्स कहना क्या चाहते हैं। इसमें से मुझे 8-9 मुश्किल से ही 8-9 समझ आए थे, मतलब मैं पढ़ रहा था, मुझे ज़्यादा याद थे, बाकी तो मुझे कतई समझ नहीं आ रहे। मुझे समझाने वाला जो था एक बंदा, तो वो भी प्रॉपर्ली नहीं समझा पाया। क्यों? उसमें वर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड लिखी हुई है, और उसको समझाना ऐसी मजाक की बात नहीं है। तो मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड वर्डिंग है, और आपको एक एफिशिएंट टीचर चाहिए होगा जो कि आप इजीली इसको समझा पाए। इट्स नॉट डेट खाली आपको ये बता दिया ये ऐसे होता है, हर वर्ड का आपको एक प्रॉपर्ली समझाया जाता है। ये नहीं कुछ कहते हैं ना लोग, यार पीएस जो है ना वो सब्जेक्ट है, पीएस जो रट्टे वाला सब्जेक्ट है। कहते हैं पीएस आपने हाँ कायदे आज़म इस तारीख को पैदा हुआ, हाँ कह दिया। कायदे आज़म की वफ़ात यहाँ पर हुई, कायदे आज़म को इसने पढ़ा है, कायदे आज़म ने एमए की, वो की, धूड़शाही फलाना ठिकाना, हाँ आपको करना है। यानी एक सूखी मालूमात नहीं है भाई, ये ऐसा नहीं है, अच्छी मालूमात है, एक इंटरेस्ट है भाई। क्यों आपको वो समझाने वाला क्यों ऐसा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल किस नतीजे पर कायदे आज़म ने 14 पॉइंट दिए, ठीक है, किस नतीजे पर ये कायदे आज़म की स्टेटमेंट्स हुई, नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, साइमन कमीशन के क्या एक्ट्स थे, क्यों ऐसी जो कमीशन बनाई गई, और सबको क्यों नहीं राइट दिया गया। 1/3 क्या होता है, हर चीज़ होती है। और सबसे बड़ी ये बात बताऊँ, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में ना, तो मतलब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दी, ये होती है, ये वो होती है, तो भाई कोई ये इतना अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि भाई ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक सवाल था कि भाई ये जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी 1949 के बाद, तो 6 साल क्यों लग गए थे इसको। अब यहाँ पर क्राइसिस चल रहे थे, उसकी जो प्राइम मिनिस्टर, एक दो प्रेसिडेंट्स पता नहीं क्या थे, वो चेंज हो रहे थे, एंड 2-3 साल तो वो एक आया फिर दूसरा आया, ये चेंज हुई, ये क्राइसिस चल रहे थे 5 साल। तो बुक में सिर्फ 1-2 साल के क्राइसिस लिखे हुए, पीछे नहीं लिखे हुए, तो इसको बनने में लेट हुई। और भाई इन्होंने कोई ये नहीं बताया 1956 की फेल क्यों हुई, ठीक है ना, बस कह दिया मार्शल लॉ लग जाता है तो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनती। अगर अभी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, अमेंडमेंट्स आ रही हैं 1973 वाली में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो इसमें क्यों नहीं आई, इसमें क्यों चेंज की, ठीक है ना। मुझे खुद नहीं पता जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं बताया गया ये क्यों। अमेंडमेंट्स इसमें भी आ सकती थी, ठीक है ना, 3-4 को चेंज कर देते, अमेंडमेंट्स आ जाती, भाई हम जो है बेसिक जो सबसे पहली आई उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फिर 1973 वाली को क्यों इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उसमें तो 17 से 18 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, बट वो तो रद्द नहीं की गई, क्यों मुझे नहीं पता। किसी को पता हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना, वीडियो में जो कमेंट सेक्शन में। देन ये आ गया हमारे पास, और सबसे बड़ी बात द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। आपको पता है जो है आपके पास अगर मैप हो, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मैप है, तो आप मैप में देखो, ये यहाँ पर हमारे पास ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास कहाँ है, ये पाकिस्तान है, ये वाला एरिया, दिस इज़ द एरिया ऑफ पाकिस्तान, आपको नज़र आ रहा है, ये इतना एरिया जो है पाकिस्तान का है, ठीक है। एंड जहाँ पर इतना ये बांग्लादेश है, ये इतना पीला येलो कलर का है ना बांग्लादेश। आप पेज नंबर कौन सा है, ये पुरानी बुक है 48 है, 49-48, ठीक है ना। तो यहीं पर ये आपको मिलेगा 4 चैप्टर के एंड में, ठीक है ना, 4 चैप्टर से पहले जो तीसरा चैप्टर का एंड है वहाँ पर। तो भाई यहाँ पर इतना डिफरेंस था, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान में, मतलब ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इतना डिफरेंस था यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये दोनों आपस में एक कंट्री कैसे थे पहले, 1971 से पहले ये दोनों एक कंट्री हुआ करते थे, ठीक है ना, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। तो यार इतना बड़ा डिफरेंस, यहाँ पर ये कोई रास्ता ही नहीं था आने जाने का, मतलब इतने दूर दूर कंट्री, ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंडिया। देन जी आपस में कंट्री कैसे थे, वहाँ पर तो इंडिया का राज होता होगा, ये इतना सा बांग्लादेश, वहाँ पर तो उसकी चलेगी नहीं आर्मी, कैसे पाकिस्तान का कैसा कॉन्टेक्ट हुआ, नो,
पेज चिपका देंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, मैंने ऐसे उस्ताद भी देखे हैं, वो कहते हैं यार मैंने पूछा है, मुझे वो एक प्रॉपर रीज़न नहीं मिला इसलिए नहीं बता सकता, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। दे बिलीव डेट के यार मुझे नहीं पता, मतलब मैं उसको मालूम करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है यार बस हाँ मुस्लिम की दादा ज़्यादा थी या कुछ और इशू था, बस बांग्लादेश ऐसा था, वहाँ पर उनका जो है एक बंदा था बड़ा तो उसकी चलती थी ये वो, तो वो पेज चिपकाना होता है। एंड आई डोंट लाइक थिंक सो। तो अगर आपको कोई पेज चिपका रहा है तो बस समझ जाइए आपका जो है इंशाल्लाह CSS में तो आपकी जो है ना फर्स्ट पोजीशन आना पक्की हो जाएगी, ठीक है। जस्ट अ जोक, ठीक है। तो अब लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, तो ये 3 चैप्टर को तो कुछ इंपॉर्टेंस दे दिए जाती है, मतलब जो VIPs होते हैं ना, तो ये 3 चैप्टर VIPs के अंदर आ जाते हैं। आपको पता है ये VIP जो होते हैं साइंस समझाने वाला है, इसमें थोड़ा हल्की से जो तेल होता है ना, पनीर बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा तेल डाल देते हैं, सूखी होती है जो रस वाली जो होती है, उसमें जो होती है सब्ज़ी होती है जिसमें जो है हमारे पास जो वाटर टाइप होती है जो लिक्विड वाली होती है, तो जैसे हमारे आलू की सब्ज़ी हो गई, जो चिकन हो गया, तो पनीर देखेंगे ना उसमें थोड़ा ऑयल होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो चैप्टर्स थे ना वैसे सूखे थे लेकिन ऑयल वाले थे, मतलब आप जो है आप रोटी डालोगे तो थोड़ा गीला हो जाएंगे। ये जो चैप्टर है ना सूखे हुए पापड़ की जो है ना भोरी होती है वैसे चैप्टर हैं, मतलब सूखे हुए बिल्कुल ना, खुश्क चैप्टर। तो इसको भी किसी को थोड़ा तेल किसी के पास हो ना, तेल है महंगा, मतलब नॉलेज है महंगी, तो जब आप किसी के ऊपर तेल डालोगे ना, टमाटर डालोगे तो वो खुश्क से क्या बन जाएंगे, जायकेदार लिक्विड। तो किसी के पास नॉलेज हो ना और वे अच्छा हो ना किसी टीचर का, तो वो खुश्क मटेरियल को भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बना सकता है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ तुम लोगों को कैसे। कहते हैं भाई आपने ये समझना है, हाँ मैं मानता हूँ चौथा चैप्टर आपने बिल्कुल ऐसे समझना है, हाँ ऐसा होता है, ये क्यों होता है। बट जब आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान बता दिए जाते हैं, पाकिस्तान को फिजिकल फीचर्स में माउंटेन्स, प्लेटोस एंड प्लेन एंड डेजर्ट्स को क्यों बस आपको पता है 4 होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है होते हैं। अब भाई इसकी रेंज हमने कैसे क्लासीफाई किया है इसको, ये नहीं बताते, प्रॉपर्ली नहीं बताते, ठीक है ना। एंड और दूसरी बात ये बताऊँ मैं आपको जो है पाकिस्तान को कैसे यानी हमने किया हुआ ये प्लेटो इंडस डेल्टा क्या होता है, अपर इंडस प्लेन ये कहते हैं भाई, अपर वाला इलाका पंजाब वाला होता है इंडस प्लेन ये। और आपको पता है कोस्टल एरिया क्या होता है, ये कहते हैं डिजर्ट वगैरह वाले। कोस्टल एरिया वहाँ पर होता है जहाँ पे आपका सी और जो है आपका जो रिवर बहता हुआ अरेबियन सी के साथ जोड़ता है, जो कराची वाला एरिया लगता है वहाँ पर, तो वो जो एरिया होता है। बट इतना प्रॉपर्ली आपको नहीं गाइड कर देते हैं, मुझे पता है ना, मुझे आइडिया है, अच्छा खासा आइडिया, पेज चिपका देते हैं। देन क्लाइमेट, भाई क्लाइमेट क्यों होता है, ये क्लाइमेट आपके पास 4 रीजन्स है, क्लाइमेट के 4 रीजन्स कैसे आपस में अफेक्ट करते हैं। मतलब पहली बात तो आपको ये पढ़ाया होगा हाईलैंड में ये होता है, किसी ने ये आपको बताया क्यों होता है ये। हम कोस्टल एरिया जो कराची वाला एरिया वहाँ पे मॉडरेट क्यों टेम्परेचर होता है, मैं नहीं हूँ कराची में, आप है ना, तो आपको ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, क्यों होता है। तो वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वेस्टर्न डिप्रेशंस जो आ रहे होते हैं साइली पट्टी पर, तो वो हवा को ठंडा करके पहुँचाते हैं। कुछ एरिया होते हैं वहाँ का अल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, अल्टीट्यूड, वेस्टर्न डिप्रेशंस, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं। तभी तो हर दुनिया का हर जो इलाके का 4 हमारे पास अलग चीज़ें हैं, चारों में फ़र्क आ रहा है, वरना तो सेम हो जाते। मतलब यहाँ पे या तो वेस्टर्न डिप्रेशंस का जहाँ पे कोस्ट लैंड पर होता है और एल्टीट्यूड जहाँ पर बढ़ जाता है कम हो जाता है, तो इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पर आपके पास दरिया बह रहा होता है उसका एरिया का फ़र्क होता है नहीं होता, इसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है, और सॉरी क्लाइमेट में चेंज आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये कि यार आप लोगों को थोड़ा एक्टिव होना है, तो बराए मेहरबानी इसको ऐसे ना समझे, आप मेहनत करें, खुद की समझे पढ़ें। बस आपको ये पेज चिपका देते हैं, हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, धूड़ छाई फलाना ठिकाना। और कुछ जो है सेमी एरिड, एक और चीज़ होती है सेमी एरिड, ठीक है ना, मैं आपको दिखाऊँ। सेमी एरिड यहाँ पर था, मुझे याद है थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट यहाँ पर कुछ एक सेमी एरिड नाम की चीज़ थी टॉपिक में, मैंने देखा था उस दिन ही। कुछ एक इलाका था जहाँ पे सेमी एरिड की बात हो रही, हाँ ये रहा एरिड, सेमी एरिड। तो ये भी एक क्लाइमेट टाइप होता है एरिड एरिया, सेमी एरिड का। तो आप देखेंगे ना इस पर भी पेज चिपका देंगे, हाँ ये एरिया होता है। एक एक टर्म है ना तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है मेरे भाई, यहाँ पे इतनी अच्छी खासी टर्म्स लिखी हुई हैं, तो इतना कोई इजी नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूँ, मेरी औकात में नहीं है, डायरेक्ट बात करूँ, ठीक है ना। तो मतलब मैं आपको इतना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं जो है पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं है कि एक टर्म आ गया मैंने उसको आपको उड़ा दिया, टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया, मुझे वो समझाना है,
वरना ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खयानत कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जो है बहुत बुरा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं एक दो टॉपिक आपको समझा सकता हूँ बस, एक्स्ट्रा नहीं। तो इसके लिए गुड नॉलेज होनी चाहिए आपको, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो भाई आपको थोड़ी पढ़ना पड़ेगा। खुद मैं कहता हूँ पीएस को जो है ना थोड़ी स्टडी करो, आपको वहाँ पे पेज चिपका दिया जाएगा। वहाँ पे आपसे जो है कोई प्रॉपरली नहीं बताया जाएगा कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उर्दू लैंग्वेज की क्यों है, कहाँ से आई है, कैसा उसका है, एजुकेशन इन पाकिस्तान। हाँ, यही तुम लोग चैप्टर पढ़ के, मुझे यकीन है ये चैप्टर 9 है ना, तो यही पढ़ के तुम इसी को ही चीटिंग में करके आओगे। इसका टॉपिक है ना कॉपी कल्चर नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ये वो क्यों कम है। तो वही सवाल का जवाब लिखते लिखते तुम चीटिंग से ही उस कॉपी कल्चर को लिखोगे, मुझे यकीन है तुम जो ये पढ़ रहे हो। तो यार मेरा मकसद ये था कि आप थोड़े अवेयर हो जाएं, थोड़ा अच्छा पढ़ें। ये टाइम है पढ़ने का, अदरवाइज़ इंटर में तो आपको कतई समझ नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो अगर कुछ भी आपको समझ आ गया और मेरे जो कुछ सवाल थे अगर आपको आते हो तो बराए मेहरबानी मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। क्योंकि वो कुछ सवाल हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं और मुझे याद रहते हैं, और मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे काबिल बंदा मिल जाए पूछ लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।